यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की ये बुक है, पेपर 3। अधिगम कर्ता और मनोविज्ञान, अधिगम एवं शिक्षण, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अध्याय 1। शिक्षण और अधिगम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। शिक्षण का प्रमुख कार्य अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग पर केंद्रित होता है, जबकि शिक्षण होगा जब टीचिंग रहेगा तभी लर्निंग होगा, यानी अधिगम होगा। इस प्रकार हम यह सोच सकते हैं कि शिक्षण संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग अधिगम के बिना कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। यहाँ कहने का मतलब अगर टीचिंग रहेगा तभी क्या होगा, लर्निंग होगी। ये नहीं रहेगा तो इसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। कुछ वैज्ञानिक अपना विचार देते हुए उसमें से एक थे बीओ स्मिथ। ये इसके विपरीत बताए थे। यह आवश्यक नहीं कि शिक्षण द्वारा अधिगम उत्पन्न होगा। इनका कहने का मतलब ये था कि यह जरूरी नहीं है कि टीचिंग रहेगी तभी लर्निंग रहेगी, और शिक्षण अधिगम दोनों सर्वथा भिन्न है। ये जो टीचिंग है और जो लर्निंग है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं। वहीं पे दूसरे वैज्ञानिक थे स्मिथ। इनके अनुसार क्या बताया गया था, शिक्षण क्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है। कौन बताया था, ये स्मिथ क्या बोले थे, शिक्षण क्रिया की वह प्रणाली है जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है। यानी टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। थॉमस ग्रीन इनकी एक बुक थी। बुक का नाम था शिक्षण की क्रियाएं। थॉमस ग्रीन की बुक क्या नाम थे, एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की क्रियाएं। इसमें ये क्या स्पष्ट कर दिए थे, टीचिंग और लर्निंग के बारे में। शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता है। ये साफ साफ बता दिए कि यानी टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं हो सकता, लेकिन जो अधिगम के बिना शिक्षण संभव है, यानी जो लर्निंग के बिना टीचिंग संभव है। ठीक, ये कौन बताए थे, थॉमस ग्रीन ने बताया। शिक्षण का लक्ष्य अधिगम हो सकता है। शिक्षण का क्या लक्ष्य जो है, अधिगम हो सकता है, लेकिन सारे शिक्षण से अधिगम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ये बता रहे थे कि यानी टीचिंग के बिना अधिगम हो सकता है, लेकिन टीचिंग से अधिगम हो ये मतलब आवश्यक नहीं है कि टीचिंग से ही अधिगम यानी लर्निंग होगा। साधारण से यह उदाहरण के साथ यह कुछ अपना उदाहरण बताते हुए बताएं।
इसे और भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे ये उदाहरण देते हुए कई उदाहरण देते हुए बताएं। वकील का अदालत में केस लड़ने के उद्देश्य से केस जीतना तो हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह केस जीत ही जाए। मगर वकील अगर मान लीजिए होता है ना कि वकील अपना केस लड़ने जाता है, पर ये नहीं हो सकता है कि वो केस जीत ही जाए। ये थॉमस ग्रीन ने ये उदाहरण देते हुए बताया। एक और उदाहरण देते हुए कहा, डॉक्टर औषधि देता है और उसका उद्देश्य इलाज करना ही होता है, लेकिन यह आवश्यक कि रोगी उस डॉक्टर के औषधि यानी उस दवा से वो सही हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार शिक्षण विद्यार्थियों में अधिगम लर्निंग उत्पन्न करता है। जो टीचर है वो क्या कहते हैं, विद्यार्थियों में लर्निंग यानी उत्पन्न करता है, उत्पन्न करना चाहता है, लेकिन सभी विद्यार्थी में तो अधिगम उत्पन्न नहीं होता, अर्थात सभी विद्यार्थी तो तब सभी कुछ सीख पाते हैं। विस्तृत रूप से शिक्षण उन उचित परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनसे अधिगम अधिक से अधिक हो जाए। जैसे जो टीचर है टीचिंग ऐसा करता है, मतलब ऐसा वो मतलब सोचता है कि बच्चों को हम ऐसा क्या बता दें वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें, लर्न कर लें। ठीक इस प्रकार कोई भी अधिगम उत्पन्न की अनुपस्थिति में संभव नहीं, और हर प्रकार के शिक्षण से यह अवश्य नहीं कि अधिगम अवश्य हो। गेटस ने भी अधिगम के बारे में स्पष्ट किया। एक दूसरे वैज्ञानिक आए थे, इनका नाम क्या था, गेटस ये क्या बताए थे लर्निंग के बारे में, ये क्या इनका क्या मानना था कि अनुभव और क्रिया के द्वारा व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन लाना है। लर्निंग इज modification of behavior, thought, experience and activity। जैसे कि घर पर हम माता पिता व अन्य भाई बहन के अनुभवों से अपने व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन करते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में हम उन्हें कुछ सिखाते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस है, जबकि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अधिगम के सिद्धांत लर्निंग थ्योरीज शिक्षण की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त काफी नहीं है। अधिगम सिद्धांत केवल इन बात की ओर संकेत करते हैं कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, जबकि शिक्षण इस अधिगम को प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। शिक्षण अधिगम को समय से दृष्टिकोण से मूल्य एवं महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री के दृष्टिकोण और प्रतिभा की दृष्टि से अति कुशल बना देता है। ब्रूनर, फिर कॉमिशार और सैफलर, गेज, क्रिटेंडन के अनुसार कौन कौन वैज्ञानिक थे, ब्रूनर, कॉमिशार, सैफलर, गेज,
क्रिटेंडन ये क्या बताए थे शिक्षण और अधिगम आपस में संबंधित होते हैं, यानी ये दोनों ये शिक्षण टीचिंग और लर्निंग का आपस में संबंध होता है। वे एक नहीं, शिक्षण की क्रियाओं को समझने के लिए केवल अधिगम के सिद्धांत लर्निंग थ्योरी की काफ़ी नहीं है। शिक्षण कुछ क्रियाएं करता है ताकि विद्यार्थी कुछ सीख जाए, लेकिन यदि विद्यार्थी कुछ नहीं सीखता तो इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षण हुआ ही नहीं है। एस.सी.टी. क्लार्क के अनुसार शिक्षण क्रियाओं का विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए रूपांकन तैयार किया जाता है और उन क्रियाओं को पूर्ण परफॉर्मेंस किया जाता है। ये क्रियाएं कई चरों के साथ संबंधित हैं, जिसमें शिक्षण और विद्यार्थी केंद्रीय चर हैं। इन केंद्रीय चरों के अतिरिक्त और कई चर हैं, जैसे पाठ्यक्रम, विद्यार्थी की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं, स्कूल का प्रशासन और संगठन इत्यादि भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त सामाजिक मूल्य व सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशल इकोनॉमिक्स स्टेटस भी इसे प्रभावित करते हैं। शिक्षण तो कई बार उचित तरीकों को जाने बिना व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अधिगम के शिक्षण ही उन तरीकों का निर्माण करते हैं। थैंक यू क्लास।